नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे, जिसपे कि आप सभी को यूपी कांस्टेबल के लिए फ्री में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं। और जैसे कि आपको मैथ की क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, कुछ दिनों में हमारे चैनल पे वो क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा हिंदू नववर्ष आज से शुरू होता है। तो हम आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही माता रानी के नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं, तो उसके लिए भी सभी को जय माता की। और आप सब समझदार हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर तो करना ही है आपको सभी को। ठीक है, तो समय ज़्यादा न खराब करते हुए आज की क्लास में देखेंगे कौन से क्वेश्चन। और आपको पता है, हम आपके लिए जो आज क्वेश्चन लाए हैं ना, वो 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे वहां यहाँ पे आप सभी ने एग्जाम दिया ही है, तो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था तो वो देखेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और उसमें एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे थे जो कि टोटली पुलिस प्रणाली के ऊपर पूछे थे। एक या दो दिन में, कल या परसों वाली क्लास में हम उस सेट पेपर से वो वाले क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के समुद्र तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के समुद्र तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी भारत। सभी लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन हूबहू आपके जो 17 फरवरी को पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। आज के सारे क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं, तो आप सभी को इवन इन सबका तो जवाब आना ही चाहिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा जवाब? ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में, क्वींसलैंड प्रांत के तट पर, के तट पर। अब जैसे कि हमारे देश में कहते हैं कि तमिलनाडु का तट, गोवा का तट, तो जो क्वींसलैंड है ये वहीं का एक वहाँ एक प्रांत है। और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है, जिसके की पैरेलली जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये किससे बनी होती है? ये आपकी बनी होती है मोतियों से। किससे बनी होती है? मोतियों से। तो देखेंगे सभी लोग। इसे जो है और क्या कहते हैं? इसे पानी का बागीचा भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये मोतियों से नहीं, ये आपकी बनी होती है मूंगे से। किससे बनी होती है? मूंगे से। मूंगे से। और जो ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे से बनी हुई जो है वो रीफ है। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ये जो ग्रेट बैरियर है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो
अब यहाँ पे जैसे देश आया है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? कौन है? एल्बनी एंथनीज। राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि फला देश की राजधानी कौन सी है, या फला देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? इसकी जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, किस देश में स्थित है, और उस देश के किस प्रांत में स्थित है, और इतनी सारी चीजें देखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्या, अभी आपका जो हाल ही में एग्जाम हुआ है 17 फरवरी को, वहीं से लिया गया है। जैसे हमने पहले ही बताया कि आज के सारे क्वेश्चन आपके 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी लोगों को इसका जवाब जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग एग्जाम दे चुके हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, अब शायद आप सभी को सही से विजिबल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शन ए मकासर जलडमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, मेशिना जलडमरू मध्य, और पाक जलडमरू मध्य, और मन्नार की खाड़ी। तो आपको बताना है कि वो कौन सा चैनल है, जल का छोटा सा भाग है, ठीक है, पतला सा, जिसके थ्रू क्या होता है कि भारत और श्रीलंका अलग होता है। उसके बाद में हम चारों ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे। सभी लोग एक बार जरूर ट्राई करेंगे। हम आपको 1-2 सेकंड का समय दे रहे हैं इसीलिए। तो ऑप्शन ए देखेंगे, जो मकासर जलडमरू मध्य है, ये किसके किसके बीच है? इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया में, और ये किन द्वीपों के मध्य में है? बोर्नियो और सुलावेशी। जो मकासर जलडमरू मध्य है ये इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, एक बोर्नियो और दूसरा सुलावेशी द्वीप। तो ये जो चैनल है ये बोर्नियो द्वीप और सुलावेशी द्वीप को आपस में अलग करता है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन है बी, 8 डिग्री चैनल। या अब ये जो 8 डिग्री चैनल है, ये किनके किनके बीच, मतलब किसको अलग करता है? तो ये आपका हो जाएगा मिनिकॉय और मालदीव।
अब यहाँ से जो ये मालदीव है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी राजधानी माले, और यहाँ के जो प्रशासक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। ये अभी बहुत ही चर्चा में है। क्यों? मालदीव भी बहुत चर्चा में है। आप सब अगर करंट से जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा कि मालदीव में नई सरकार का गठन हुआ और वहां पे मोहम्मद मुइज्जू की सरकार आई। ये जो मोहम्मद मुइज्जू की सरकार है, ये चाइना की ओर अपना जो है झुकाव रखती है। तो इन्होंने क्या किया कि जब अपने यहाँ चुनाव का कैंपेन किया तो उन्होंने आउट इंडिया का नारा दे करके या वो कैंपेन चला करके ये सरकार में आए। तो वहां पे इन्होंने आउट इंडिया का कैंपेन शुरू किया। अच्छा, आउट इंडिया में क्या, जो उनका जो जल क्षेत्र है उसकी निगरानी जो है हमारे सैनिक करते हैं। जो जल सेना के जो सैनिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं वहां पे। तो इनका मतलब था कि हम इनसे नहीं निगरानी कराएंगे, हम अपना खुद करेंगे, या इवन मतलब भारत को बाहर करो। कैंपेन चलाया आउट इंडिया। तो हुआ क्या? अब आप अपने देश में प्रधानमंत्री जी को तो जानते ही हैं। हुआ ये कि हमारे यहाँ पे एक जो हमारी यूटी है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी बहुत सुंदर है, लेकिन शायद ही सभी को ये पता हो कि जो चीजें वहां पे हैं वो चीजें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अब मोदी जी गए और बस चेयर डाल के लक्षद्वीप में जाकर के बस बैठ गए, और हुआ क्या आप सभी को पता है, मालदीव डूब गया। ठीक है। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। ये जो मेशिना जलडमरू मध्य है, इसको आप एक बार बताइए कहाँ पे है? मेशिना जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है? ये भी मिट गया आपका। ये कहाँ पे है? ये जो इटली है, इटली की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि और सिसिली द्वीप। कौन सा? सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप को क्या करता है, आपस में अलग करता है। जैसे कि अब भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक बार फिर देखेंगे, आप जितनी बार चीजों को पढ़ेंगे या सुनेंगे वो चीजें आपके माइंड में उतने ज्यादा समय तक टिकती हैं। तो फिर एक बार देखेंगे, जो भारत और श्रीलंका को कौन सा चैनल अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य और दूसरा मन्नार की खाड़ी। मकासर जलडमरू मध्य किनके किनके मध्य में है? ये पहले तो इंडोनेशिया देश के बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप को आपस में अलग करता है। दूसरा है 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। मेशिना जलडमरू मध्य इटली की मुख्य भूमि, इटली की मुख्य भूमि, और इटली के जो सिसिली द्वीप है, ये द्वीप भी इटली का है, इटली का जो सिसिली द्वीप है, इसके मध्य में इनको आपस में अलग करता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अच्छा हाँ, अगले प्रश्न जाने से पहले आप सभी से एक चीज के लिए माफी चाहूंगा कि जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें जो हमने आपको कुंभ मेला पढ़ाया था, तो कुंभ मेला में आपका क्या था, आपको फिर से बता देते हैं एक बार। हमने आपको बताया था कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। कौन? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये आपका लगता है संगम के तट पर, जिसमें कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं, लेकिन सरस्वती जो नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। हरिद्वार, ये गंगा। उज्जैन हमने आपको बताया था क्षिप्रा नदी के किनारे। कहाँ बताया था? क्षिप्रा। अरे नासिक वाला जो है, मैंने गलती से महानदी लिख दिया था, जबकि वहां पे कौन सी नदी होगी? गोदावरी नदी होगी।
ये वहां पे कल परसों लास्ट क्लास में आपको महानदी के बारे में पढ़ाए थे, तो दिमाग में वही था, तो मैंने आपको नासिक गोदावरी की जगह आपको महानदी कर दिया। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है वो सभी लोग जो है इसको एक बार अगर आपने नोट डाउन किया है कॉपी पे, तो वहां पे आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अपना ये फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा चौथा प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पिसिकल्चर? यहां से भी आपको प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए एक प्रश्न आया हुआ है, जवाब देंगे सभी लोग। सेरिकल्चर, ये है आपका रेशम कीट उत्पादन। जो रेशम का जो कीट होता है उसके उत्पादन, या कह लीजिए कि सिर्फ रेशम के उत्पादन या रेशम कीट उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ये है आपका पीसी कल्चर, ये हो जाए आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। कहां से? मछली उत्पादन संबंधित है। आपका है हार्टिकल्चर, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से संबंधित। और आपका विटिकल्चर, ये अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? वेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो क्या होता है कि एग्जामिनर लैंग्वेज को इतना भारी करके लिख देता है, इतनी हैवी लैंग्वेज लिख देता है कि आधा बच्चा तो लैंग्वेज पढ़ के हाय रे इतना बड़ा प्रश्न, वो पहले ही उतना 50 से 60% कॉन्फिडेंस खो देता है प्रश्न देख के ही। आधे तो बच्चे इतना बड़ा प्रश्न देखा निकल लेते, कहते अगला देखो ये बहुत बड़ा है हमसे नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप देखिए इसने क्या पूछा है कि वेलाडिला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। बस प्रश्न इतना ही तो है, वेलाडिला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ये जो उसने यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन इतनी भारी सी लिख रही, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है। इसलिए सबसे पहले तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले रिलैक्स होकर के पूरे पेपर को आप एक बार सरसरी नजर से पढ़िए। आपका ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा जितने भी प्रश्न होंगे आपके उसमें। फिर उसके बाद में जब आप उस क्वेश्चन पे आए तब उसको जो है गहराई से पढ़े, क्योंकि वो एक आपकी नजरों के सामने से एक बार गुजर चुका है प्रश्न। तो बस है क्या, प्रश्न तो इतना ही है, बेलाडिला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे बस उत्तर हो जाएगा यहाँ से। लेकिन नहीं इतना सारा भारी भरकम करके लिख दिया है। तो देखें किस राज्य में स्थित, केरल में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में क्या कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर आती हैं? जैसे अन्नामलाई, और आपका है महेंद्रगिरी। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखें, तमिलनाडु में अन्नामलाई महेंद्र की जो पहाड़ियां हैं। वैसे तो बहुत सी पहाड़ियां हैं, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या है कि यही लगभग लगभग यही पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो देख लिया आप सभी ने प्रश्न संख्या 5। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। तो हमारा छठा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नंबर ए, ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, सी पेरिस फ्रांस और डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। बताइए।
कहाँ पे स्थित है? देखिए, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। कहाँ पे है? कहाँ किसका है? यूनेस्को का मुख्यालय। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में किसका है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये आपको हम इंग्लिश में लिखेंगे, चलो हिंदी में लिख देते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईयू भी कहते हैं। अब जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका डब्ल्यूएचओ और आईएलओ, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका भी मुख्यालय है। तो अभी हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि हम ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाकी आपके लिए एक पूरी तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे ही डेडिकेटेड क्लास होगी, जिसमें कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के बारे में, उनकी स्थापना और या उनका मुख्य कौन है, हेड कौन है, वो किस देश में उसका या किस शहर में या किस देश की राजधानी में उसका हेडक्वार्टर है, ये सब किसी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पूरी तरह से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? ऑप्शन ए महाकवि कालिदास, ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन सी महादेवी और ऑप्शन डी भारवी। यहां से भी प्रश्न आता है और आपको दिख रहा है कि आया हुआ है, तो इसके लिए भी हम आपको पूरी क्लास देंगे कि महत्वपूर्ण कृतियां और उनके लेखक। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाकवि कालिदास, सभी को पता होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत में जनगणना जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन ए उप महारजिस्ट्रार, ऑप्शन बी जनगणना अधिकारी, ऑप्शन सी वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ऑप्शन डी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस देखी हैं, तो उसमें मैंने आपको एक दिन जनगणना पे प्रश्न था आपका कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है। उस प्रश्न को जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो सारी चीजें बताई थी। तो इसका तो ऑप्शन आप मान लीजिए, आप एग्जाम में अगर नहीं भी आता था, आप गलत भी करके आए हैं, तो अब तो आपको जवाब जरूर ही आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अब सभी लोग कमेंट में टाइप करेंगे कि जो 2021 वाली जनगणना है, इसका जनगणना आयुक्त कौन है, और जो 2011 वाली हमारी जनगणना हुई थी, उसका जनगणना आयुक्त कौन था। ये दो प्रश्न सभी लोग टाइप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और ये बताएंगे कि जो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था, और 1881 में जो जनगणना हुई थी, उसका वायसराय, उस समय पे भारत का वायसराय कौन था। सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। 2021 में कौन है आपका जनगणना आयुक्त? कौन सा, क्या बताया था मैंने आपको? डॉक्टर विवेक जोशी। और 2011 वाले के कौन से थे, कौन थे? सी चंद्रमौली। यहां पे मेयो और यहां पे रिपन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें
साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अब देखिए, फिर से यहाँ पर एग्जामिनर ने इतनी बड़ी बड़ी भारी लाइन और भारी लैंग्वेज लिख दी। प्रश्न आपका सिर्फ कितना है कि जो सुरहा ताल है वो किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, बस प्रश्न इतना ही है। तीन, सुरहा ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आता है तो आप जवाब तुरंत देंगे, और लैंग्वेज देख के डरेंगे तो निगेटिव में जाएंगे। कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे है ये? बलिया में है। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? अब देखिए, जो एग्जामिनर है वो चेक करता है कि आप जो आज के दिनों में मॉडर्न डेज में जो चीजें चल रही हैं, जैसे सोशल मीडिया, बच्चा सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो क्या वो उसके बारे में कुछ जानता है या सिर्फ व्हाट्सएप पे जानू सोना करता रहता है बस। फेसबुक पे गए, इसको रिक्वेस्ट भेजी, हाँ वो देख, उसको देखा, हाँ ये तो कक्षा 9 में हमारे साथ में पढ़ती थी, चलो इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं। तो एग्जामिनर आप चेक करता है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बाबू सोना ही करते हैं, या फिर उसके बाद साथ में आपको जो जानकारी की चीजें वो भी आपको पता है। अब देखिए, वहीं से आपसे प्रश्न पूछा है कि प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म है जो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या फिर लिंक्डइन? अब बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? इंस्टाग्राम ओनली फॉर रील्स, और फेसबुक ओनली फॉर फेक न्यूज, और स्नैपचैट इसका तो कहना ही क्या। इसका ये तो जानते हैं, यहाँ पे इतने मोड़ दिए होते हैं, इतना कि मतलब आप समझो अगर भैंस को भी गाय बना दे, वही है स्नैपचैट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिंक्डइन। जो लिंक्डइन वेबसाइट है या आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे क्या है कि जो सोशल जो नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप लोग जाके देखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? अब देखिए, कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया आपने एग्जामिनर ने आपसे। अब ऐसा नहीं है कि वो जितने क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब ऐसे ही पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय क्या नाम, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है, पुष्प कौन सा है। एक दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछेगा। लगभग 50% एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है जो कि लगभग लगभग सभी बच्चों को आते होते हैं। बाकी के जो 50% प्रश्न होते हैं, उसमें से भी 50% ऐसे प्रश्न होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट को आते हैं। जो बचे आपके 25 प्रश्न, उसमें 5 प्रश्न से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि जो थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए होते हैं। बचे हुए 10 से 15 प्रश्न में वो आपको अटकाता है कि ये प्रश्न हमें बच्चे से गलत कराने ही कराने हैं। अब वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बच्चों को पता, और उन्हीं बच्चों को पता होते हैं जिन्होंने सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई की है, और सही क्या आपको सही पढ़ाई की है और सही तरह से चीजों को देखा देखा है, सुना है और उसको ध्यान किया है, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि आपको 50 में आपने मान लीजिए 50 प्रश्न है, 25 सबने कर दिए तो उसमें आपको क्या है, कोई मतलब नहीं। जैसे ड्रीम 11 पे आपने टीम बनाई, मान लीजिए गिल को कप्तान बनाया गया, अब पता चला 60% लोगों ने गिल को ही कप्तान बना दिया और ये 0 पे आउट हो गए, तो क्या हुआ? गिल वाली टीमें 60% क्या हुई, चली गई। अब जिसने पता चला बना दिया मयंक यादव को कप्तान, वो आया और 3 विकेट ले लिया। इनका परसेंटेज पता चला था 0.21% लोगों ने इन्हें इस प्लेटफॉर्म पे कप्तान बनाया, तो जीत किसकी होगी? अब ये चल गए, पता चला 3 विकेट ले गए, मैडन ओवर भी डाल गए, रन भी नहीं दिए, तो गिल वाले क्या हो गए, चले गए, क्योंकि मेजोरिटी ने गिल को लिया था। और यहाँ पे क्या, मयंक यादव को 0.21% लोग, तो इनकी टीम क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। उसी तरह से एग्जाम में सेम है पैटर्न कि 50 में से 25 प्रश्न आपके 95, क्या मैं कहूंगा कि 99% बच्चे, गदहा से गदहा बच्चा होगा उसको भी आते होंगे आधे प्रश्न। अब जैसे ये वाला है, अगर उसने फॉर्म भी डाला है ना, तो कम से कम कुछ तो किताब उठा के देखी होगी कि उत्तर प्रदेश का वृक्ष कौन सा है, पुष्प कौन सा है।
या फिर पशु कौन सा है। तो वही चीज है, लड़ाई बाकी के 50% प्रश्नों में होती है, इवन 50% के अंत के जो 20% प्रश्न होते हैं उनमें होती है। तो आपको तैयारी उन्हीं 20% के लिए करनी है, ठीक है। तो बताइए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, कौन सा है। अशोक, सबको पता है। ये मत सोचना आप लोग सर इतने सरल सरल प्रश्न करा रहे हैं, अरे यही आपके प्रश्न, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। हम आपको टफ भी कराएंगे। जो 20% से 30% पर जो ऑप्शन जो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा इसको छोड़े या इसमें गलती करे, वो वाले भी प्रश्न आपके साथ लाएंगे, लेकिन पहले आप इनको देख लो। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। उन्नाव में, एटा में, सिकंदरा में और रामपुर में। सबको जवाब इसका पता होगा, इसका कौन सा जवाब होगा। सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है, आगरा में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। हर किसी को यह प्रश्न आता होगा। तो ये उन्हीं 50% प्रश्नों में से है जो कि 98% लोगों को आता है। तो 98% में सिलेक्शन नहीं होना है, सिलेक्शन जो 20% क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि छोड़े, उन्हीं में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। अभी हमने आपको शायद कल वाली क्लास में या शायद उससे पिछली क्लास में लोक नृत्य आपको बताए थे, उसके ऊपर हम पूरी क्लास ले आएंगे। इवन आपको एक पीडीएफ दे देंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जितनी भी क्लासेज हैं इन सब की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। इवन जो ये क्लास है बोर्ड पे जो हम लिखते हैं उसका भी पीडीएफ आपको इम्पोर्ट करके उसी ग्रुप में आपको दिलवा देंगे। तो कौन सा होगा, चरकुला हमने आपको बताया था कहाँ होता है, कजरी भी बताया था, रसिया भी बताया था शायद। तो यहाँ पे कौन सा, हुरका बैल। जो हुरका बैल लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो ये 14वां प्रश्न हो गया आपका। और आज का अंतिम प्रश्न देखें कौन सा है। हाँ, ये आज का आपका अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। बांग्लादेश की, थाईलैंड की, सर्बिया की या फिर तुर्की की। तो कहाँ की मुद्रा है, ऑप्शन ए कहाँ की, बांग्लादेश की। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि अभी ऑस्ट्रेलिया वाला एक मैंने आपको उसमें बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, उसकी राजधानी कौन है, कौन कौन सा शहर है, या फिर उसकी मुद्रा क्या है। तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, या तो आपके आसपास के देशों से पूछ लेगा, जैसे आसियान कंट्रीज हो गया आपका, ठीक है, या आपका जो क्वेड है उन कंट्रीज के आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेगा, या फिर जो इस समय वर्तमान समय में चर्चा में देश हैं, कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को मार, तो उसकी आपको उठा करके पूछ लेगा इसकी राजधानी क्या है या इसका प्रधानमंत्री कौन है। तो इसके ऊपर भी हम अपनी एक क्लास जो है लेके आएंगे। अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन करेंगे यहीं पर। तो धन्यवाद, राधे राधे और जय माता की।